Hello everyone, welcome back to this video. आप लोग को याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूजिंग कीवर्ड के थर्ड फीचर को, जिसके अंदर यूजिंग डिक्लेरेशंस फॉर क्लास मेंबर्स था। तो हम यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर क्लास मेंबर जो हमने देखा था कि उसके अंदर में हमने उसका स्कोप देखा था और हम किस तरीके से बेस क्लास के मेंबर्स फंक्शन को या फिर मेंबर वेरिएबल्स को हम अपने डिराइव्ड क्लास के पब्लिक एक्सेस में ला सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। ये चीजें पढ़ा था। लेकिन अब उसके अलावा भी हम उसके एक दो यूजेज और करते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास के अंदर, जिसमें हम डेटा हेडिंग है उसके अंदर हम यूज करते हैं कि डेटा हेडिंग जैसे फीचर है वो मैं भी समझाऊंगा आपको कि कैसे होता है उसमें और किस तरीके से यूजिंग कीवर्ड उसमें हेल्प करता है हमें। तो हम आप कोड देख रहे होंगे कि ये कल का कोड है जो हमारा पिछला वीडियो था। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो आप जाके उसका लिंक देख सकते हैं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप उस लिंक को प्रेस करके आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं यूजिंग कीवर्ड के। तो ये जो कोड है वो कल का ही कोड है। इसके अंदर हमने प्रिंटे जो फंक्शन हमने क्लास ए के अंदर लिया था उसको हमने प्राइवेटली इनहेरिट किया था, लेकिन यूजिंग कीवर्ड की मदद से हमने उसको पब्लिक एक्सेस में लाया था और उसको हम यूज किए थे मेन फंक्शन के अंदर, जब हमने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसको कॉल किया था। तो अब हम आते हैं कि उसके आगे क्या 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 करना है। तो अब हम देखिए कि इसके अंदर जो सबसे पहला चीज हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये यूजिंग कीवर्ड को हम हटाते हैं। ठीक है, अब अपना डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने प्राइवेट इनहेरिटेंस किया हुआ था, कल मैंने आपको बताया था मोड ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस मोड ऑफ इनहेरिटेंस को पब्लिक बना दिया कर। तो पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस में आपको कल भी मैंने बताया था कि अगर आपने पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस किया है तो ये एक्सेसिबल है अपने इस केस में। मतलब पब्लिक मेंबर ऑफ क्लास ए बिकम द पब्लिक मेंबर ऑफ क्लास बी आल्सो। ओके, तो आप यहाँ पे जो प्रिंटे है विदाउट यूजिंग कीवर्ड के मदद से भी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। जैसे अगर मैं आप इसको एग्जीक्यूट करूँ अभी के केस में, अभी मैंने सिर्फ यूजिंग कीवर्ड को हटाया है। अभी मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये सक्सेसफुली रन होना चाहिए। ठीक है, अभी आप देख लेते हैं इसका आउटपुट की क्या आता है हमारे पास। बेस क्लास फंक्शन इज एग्जीक्यूटिंग, इसका मतलब ये मेरा सक्सेसफुल बिल्ड हो गया। तो अब हम जो आगे देखने वाले हैं कि अगर हमने पब्लिक इनहेरिटेंस किया है और इस केस में अगर मैं एक ऐसा केस लेता हूं कि सपोज कि जो आपका डिराइव्ड क्लास है, इस डिराइव्ड क्लास में भी सेम फंक्शन डेफिनेशन है। सपोज दैट कि वॉइड प्रिंटे था, यहाँ पे भी एक प्रिंटे फंक्शन है, इसको हम यहाँ पे भी डाल देते हैं। सपोज मैं इसको कंट्रोल सी करके एक बार मैं यहाँ इसको डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये बेस क्लास का तो फंक्शन है नहीं, तो इसका हम जो कमेंट चेंज कर देते हैं कि डिराइव्ड, ये हमारा हो गया डिराइव्ड क्लास का फंक्शन। ठीक है, और इसका नेम सेम रखते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ कि सेम फंक्शन जो क्लास ए में था प्रिंटेड, वही फंक्शन हमारे क्लास बी में भी हो गया। अब इस केस में अगर आप एग्जीक्यूट करोगे सेम कोड को, अभी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप देखोगे एक चीज कि हमारा जो बेस क्लास का फंक्शन पहले एग्जीक्यूट हो रहा था इनहेरिटेंस के मदद से, इसके अंदर अब ये बेस क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमारा जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जो स्टेटमेंट हमने दो सी आउट स्टेटमेंट लिखे हैं, इसको हम न्यू लाइन के साथ फिनिश करते हैं। न्यू लाइन के साथ फिनिश करने के लिए हमारे पास जो होता है वो सी प्लस प्लस में स्लैश एन भी होता है। आप इंडिल भी यूज कर सकते हो। आप बोलोगे आप ये दोनों में डिफरेंस क्या, स्लैश एन आप इसके अंदर भी डाल सकते हो। अगर आप ये स्लैश एन नहीं डालना चाहते हो तो आप इस तरीके से इंडेल डिक्लेरेटिव को मैनिपुलेटर को यूज कर सकते हो। इंडेल क्या होता है, स्लैशन क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि स्लैशन जो है कि ओनली इंसर्ट ए न्यू लाइन। तो हम अगर इंसर्ट ए न्यू लाइन करना चाह रहे हैं, अभी मैंने इंडेल इसलिए हटाया है क्योंकि इंडेल के साथ कुछ कुछ लिमिटेशंस भी होती है कि परफॉर्मेंस वाइज ये उतना बेटर नहीं होता है। अगर आपको पूरा स्ट्रीम को फ्लश करना है तब तो आप इंडेल यूज करो। अगर आपको स्ट्रीम को फ्लश नहीं करना है, जो मेरा ओ स्ट्रीम है, ओ स्ट्रीम को प्लस नहीं करना है, तो आप स्लैश एन यूज करके आप चल सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम इस कोड में स्लैश एन को हम यूज करके चलते हैं। ठीक है, और स्लैश एन के साथ एक डिमेरिट भी है कि हमारा एक मेमोरी लेगा, लेकिन अभी मेमोरी का उतना प्रॉब्लम कुछ है नहीं। इंटेल हमारा कोई मेमोरी नहीं लेता, ये सब मैं बाद में समझाऊंगा। जो अब
स्लैश एन और एंडर को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस हम इतना करते हैं कि स्लैश एन के साथ हम लाइन को एंड करते हैं। अगर इन केस अगर दोनों एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा। लेकिन अभी के केस में जहां तक का जो थ्योरी हम जो अभी पढ़े हैं उसके उसके हिसाब से अब हमारा बेस क्लास का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, वो हमारा डिराइव्ड क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। हमने बिल्ड कर दिया। अभी के लिए हमने बस क्या किया था कि हमने सेम क्लास को हम डिराइव्ड क्लास में भी ले लिए। अब देखिए डिराइव्ड क्लास फंक्शन इज एग्जीक्यूटिंग, आपने देखा कि अभी सेम फंक्शन हमने यूज कर लिया था डिराइव्ड क्लास में, तो अब ये हमारा यूज हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन अभी जो हम यूजिंग कीवर्ड को बताएंगे, यूजिंग कीवर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसको बताने के लिए मैं एक लाइन वन लाइनर बताता हूँ कि अभी हमने क्या किया था कि डिराइव्ड क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट बनाया था ओबीजे। तो जब जब भी हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल किए हम प्रिंटफ फंक्शन को, और चूंकि प्रिंटफ फंक्शन हमारा बेस क्लास में भी था तो उसने इसको ओवरराइड कर दिया। अब ओवरराइड क्या चीज होती है, ओवरराइड जो ओवरराइडिंग चीज है वो हम आगे हम सी प्लस प्लस जब पढ़ेंगे तो हम बता देंगे। अभी के लिए बस इतना जानो कि ओवरराइड कर दिया मतलब कि अ, एक लॉजिक होता है ओवरराइड का कि जब भी हम सेम नेम का फंक्शन अगर हम बेस क्लास में भी रखते हैं तो वैसे केस में अगर सेम एग्जैक्ट डेफिनेशन में बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट सिंटेक्स के साथ, मतलब उसका सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए, सिग्नेचर भी चेंज नहीं होता। सिग्नेचर जब मैं बोल रहा हूँ तो सिग्नेचर का मतलब हुआ कि उसका उस फंक्शन का नेम, उसका रिटर्न वैल्यू, उसका आर्गुमेंट, किस तरीके का कॉन्स्ट है नॉन कॉन्स्ट टाइप है, ये सब सिग्नेचर के अंदर आते हैं। इसका रिटर्न टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ उसके सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ। अगर उसका सेम सिग्नेचर का फंक्शन है, अभी तो हमने कॉपी पेस्ट ही किया था, आप देख रहे होगे कि प्रिंटफ फंक्शन सेम सिग्नेचर का फंक्शन था, इसलिए यहाँ पे ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आया। और जब ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आया तो हमारा ऑब्जेक्ट जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो हमें कॉल करेगा डिराइव्ड क्लास के प्रिंटफ फंक्शन को। इतना समझ में आ रहा है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, व्हेन वी कॉल printf function from the derived class object, then the printf function of the derived is executed by the overriding the function of the base class। base class का function printf function उसको override करते हुए। तो अभी हम यहाँ पे overriding का concept नहीं समझ रहे हैं, बस हम हम यूजिंग का concept समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके लिए अब एक चीज और यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत है, वो एक ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग के बारे में अगर आप लोग में से नहीं जानते हो तो मैं एक बार बता दूं कि जिस तरीके से हमने अभी ओवरराइडिंग देखा उसी तरीके से ओवरलोडिंग का भी कुछ कंसेप्ट होता है, लेकिन उससे डिफरेंस है। उसका ये होता है कि मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जैसे एक फंक्शन का बहुत सारे डेफिनेशन हो, लेकिन फंक्शन के जो जैसा भी मैंने वहां पर अभी आपको बताया था सिग्नेचर, सिग्नेचर के अंदर क्या आता है, नेम, रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट और कॉन्स्ट नॉन कॉन्स्ट। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नेचर आएगा उसके चेंज पैरामीटर्स में चेंज आएंगे, या फिर आप उसके डेटा टाइप में चेंज कर सकते हो। इसके रिटर्न वैल्यू पे आपको वो नहीं ध्यान देना है, रिटर्न वैल्यू में आपको फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपने क्लास फंक्शन ये प्रिंट ए लिया था, प्रिंट ए के अंदर जो आपने यहाँ पे हम आर्गुमेंट डालते हैं, इस आर्गुमेंट को हम चेंज कर देते। जैसे एक प्रिंट ए ऐसा प्रिंट ए विदाउट आर्गुमेंट लिया, एक हमने प्रिंट ए में एक आर्गुमेंट ले लिया है, या फिर दो आर्गुमेंट ले लिया है, या फिर हम उसके डेटा टाइप को चेंज कर दिए, तो वो हमारा ओवरलोडिंग होता है। तो अभी के लिए हम एक चीज और देखते हैं कि हमारा जो प्रिंटफ फंक्शन था बेस क्लास में, इसका एक और कॉपी बनाते हैं, मतलब हम ओवरलोडिंग करते हैं। ओवरलोडिंग करते हैं तो ओवरलोडिंग सेम फंक्शन हमारा हो गया सेम नेम का, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करें कि एक आर्गुमेंट दे दें, एक आर्गुमेंट हमने इंटीजर टाइप का दे दिया। सपोज कि हमारा जो आर्गुमेंट है, जो हमारा हमने ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग करी है वो इन टाइप का आर्गुमेंट है। अब इसमें एक काम करते हैं कि हम हर फंक्शन का नेम भी लिख देते हैं, ताकि हमें जब आउटपुट प्रिंट हो ना तो हमें वो दिखे आर्गुमेंट के साथ। ये प्रिंटे का है और ये हमारा इसका है, और नीचे जो हमारा बेस है, बेस के अंदर हमने आर्गुमेंट नहीं लिया, तब हम बेस क्लास का हम डाल देते हैं क्लास प्रिंट, ठीक है। ये मैंने एक केस बनाया। अब इस केस में क्या समझ में आ रहा है कि इस केस में हमने ये देखा है कि यार मेरे पास जो बेस क्लास है, बेस क्लास में प्रिंटिव फंक्शन ओवरलोडेड फंक्शन है, और इस ओवरलोडेड फंक्शन को हमने नीचे पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है। और इनहेरिट करने के बाद
हमने एक फंक्शन वैसा सेम ही रखा हुआ है जो डेटा ओवरराइडिंग कंसेप्ट के थ्रू आया था, और अब हम यहाँ पे इसको चलाने वाले हैं। अब आप देखना एक मैजिक क्या होता है कि सबसे पहली पहली बात कि जब अब हमारे पास क्लास बी का जो स्कोप है, क्लास बी का स्कोप है, इस क्लास बी के स्कोप में आपके पास क्या क्या कौन कौन से फंक्शन हो जाएंगे। अब जैसे हमने दो दो फंक्शन तो पहले इनहेरिट किया था, और एक फंक्शन इसका भी फंक्शन, मतलब तीन फंक्शन में एक फंक्शन तो ओवरराइड कर दिया, तो दो फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम अ, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सेस करके देखते हैं कि एक्सेस होता है कि नहीं होता है। अब आपने ऑब्जेक्ट जो प्रिंटे बनाया है, प्रिंटे के अंदर एक तो हमारा यही रहेगा, और दूसरा आप क्या करो कि एक आर्गुमेंट के साथ एक्सेस करो, एक आर्गुमेंट के साथ एक्सेस करो। आर्गुमेंट हमने 1 दे दिया अगर सपोज। ठीक है, अब चलाते हैं। देखो एरर आ गया, एग्जैक्टली यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब जो एरर आया, उस एरर को आप एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि एरर आखिर इसने दिया क्या है। ठीक है, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, टू मेनी आर्गुमेंट्स इन फंक्शन कॉल और printf function does not take one arguments, does not take one arguments। तो ऐसा क्या हुआ यार, अभी तो हम बोल रहे थे कि हमने यहाँ पे जब हमने पब्लिकली इनहेरिट किया, इसका मतलब उसकी डेफिनेशन इसमें आ जाना चाहिए थी। अगर ओवरराइडिंग की बात आई तो ओवरराइडिंग तो आप उसको बोलते हो ना कि जब सेम नेम का फंक्शन हो और सेम सिंटेक्स के साथ, सेम सिग्नेचर के साथ वो फंक्शन हो, तब जाके ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग होती है। अब यहाँ पे ओवरराइडिंग जिसको होना था वो तो हो गया, लेकिन अब हमारे ये तो कॉल होना चाहिए था, ये क्यों नहीं कॉल हुआ, प्रिंट फंक्शन हमारा ये क्यों नहीं कॉल हुआ। तो इसके पीछे एक एक न्यू एक एक बहुत ही अच्छा फीचर जो सी प्लस प्लस का, वो होता है हाइडिंग का कॉन्सेप्ट। हाइडिंग का कॉन्सेप्ट में हमें ये बताता है कि, इसीलिए तो बोला जाता है कि उप्स जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। तो इसमें जो हाइडिंग का कंसेप्ट है वो क्या है, हाइडिंग के कंसेप्ट में अगर आपने डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास के नेम का ही फंक्शन ले रखा है, और अगर उसके आर्गुमेंट में चेंजेज है या नेम सेम है लेकिन उसका सिग्नेचर डिफरेंट है। अब यहाँ पे तो सिग्नेचर डिफरेंट ही हो गया उसके केस के लिए, क्योंकि वहां पे वन आर्गुमेंट है और यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं है, मतलब सेम नेम बट सिग्नेचर इज डिफरेंट। तो यहाँ पे हाइडिंग का कंसेप्ट आता है, इसका मतलब प्रिंटिव फंक्शन जो है वो हाइड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए वो इसको नहीं दिख पा रहा है। तो अब इस हाइडिंग के कंसेप्ट को हम यूज करने के लिए कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास हाइड हुआ है तो हम कैसे इसको फिर से हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे यूजिंग कीवर्ड का यूज आता है। ठीक है, अब मैं इसी कोड को ऐसे ही रहने देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूजिंग करता हूँ प्रिंट। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, जब कभी भी मैंने कल बताया था कि क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और मेंबर नेम, इस तरीके से हम क्लास के डिक्लेरेशन को हम यूजिंग मेंबर की तरह हम लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो हम बताए कि प्रिंटे प्रिंटे का, तो अब यहाँ पे दो दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन वैसा डेफिनेशन है जिसके अंदर हमारा कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, और एक डेफिनेशन वैसा डेफिनेशन है जिसके अंदर एक आर्गुमेंट है। तो अब इस केस में जो पहला वाला प्रिंटे है वो प्रिंटे ओवरराइड हो जाएगा, और दूसरा वाला प्रिंटे जो डेटा हेडिंग के वजह से नहीं दिख रहा था वो अब हमारे पास यहाँ दिखने लग जाएगा। अब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका कोड सक्सेसफुल बिल्ड हो जाएगा। अब बिल्ड हो जाएगा इसका मतलब वो हमारा प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि हमारा बिल्ड स्टार्ट हो गया है, और बिल्ड स्टार्ट हो गया है इसका मतलब अब हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो ये आएगा कि सबसे पहले तो हमारा जो विदाउट आर्गुमेंट वाला है वो डिराइव्ड क्लास वाला कॉल होएगा, और जो हमारे जिसमें आर्गुमेंट दिए हैं वो बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा। आपने देखा कितना सही था कि डिराइव्ड क्लास फंक्शन ऑफ प्रिंट इज एग्जीक्यूटिंग और बेस क्लास फंक्शन ऑफ प्रिंट इंट इज एग्जीक्यूटिंग, मतलब जिसमें वन आर्गुमेंट है जो इंट वाला चीज है वो हमारा बेस क्लास से आ रहा है, और जिसमें आर्गुमेंट नहीं है वो हमारा डिराइव्ड क्लास से आ रहा है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा यूज है प्रिंटिव, ये यूजिंग कीवर्ड का, जो आपको हमने पिछले क्लास में नहीं बताया था क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो गया था, जिसके चक्कर में मैं ये आज का वीडियो जो कंटिन्यू किया हूँ कि डेटा हाइडिंग को हटाने के लिए आप यूजिंग कीवर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम जल्दी से एक थ्योरी कर लेते हैं कि थ्योरी हमने क्या क्या पढ़ा है यूजिंग डिक्लेरेशन इन क्लास डेफिनेशन के लिए। तो हम
हम ऐसा बोल सकते हैं उसको कि यूजिंग डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूसेस अ मेंबर ऑफ ए बेस क्लास इनटू डिराइव्ड क्लास डेफिनेशन, जो हमने किया। ऐसे तो किया कि बेस क्लास का जो मेंबर था उसको हम डिराइव्ड क्लास में ले आए, ठीक है। अब इसके केस में जो हमने सिंटेक्स लिखा था वो सिंटेक्स हमारा ये था, ये हमारा सिंटेक्स था, यूजिंग क्लास नेम एम अंडरस्कोर नेम, जो मेंबर नेम हमारा यहाँ पे था। अब यहाँ पे जो ये हमारा जो चीज है, इस चीज को आपको, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा चीज है ये हमारा होता है नेस्टेड नेम स्पेसिफायर। नेस्टेड नेम स्पेसिफायर मतलब क्या हुआ कि जो भी स्कोप रिजोल्यूशन से पहले आ रहा है वो नेस्टेड नेम स्पेसिफायर हमारा कहलाता है, ठीक है। तो या इस केस में जो नेस्टेड नेम स्पेसिफायर है वो हमारा बेस क्लास का नेम होएगा। ये जो क्लास नेम हमने लिखा है वो हमारा बेस क्लास का नेम है इस केस में, जहां पे हमने यूज किया है यूजिंग यूजिंग कीवर्ड को, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब दूसरा चीज हम इसमें ये बोल सकते हैं कि यार अगर हमने कोई, इफ द नेम इज द नेम ऑफ एन ओवरलोड मेंबर फंक्शन, जो हमारा नेम था प्रिंटे, अगर ये कोई ओवरलोड मेंबर फंक्शन है तो उस केस में क्या होता है कि ऑल द बेस क्लास मेंबर फंक्शंस विद दैट नेम आर इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जितने भी फंक्शन है वो इंट्रोड्यूस हो गए। यहाँ तो हमने सेम नाम रख दिया था इसलिए तो हमारा ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हुआ। अगर हमने ओवरराइडिंग नहीं किए होते, अगर सपोज दैट हम इस तरीके से इसको हम हटा देते, अगर हम ये कमेंट हटा देते तो इस केस में तो हमारा दोनों फंक्शन चलता, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है दोनों फंक्शन चलता, क्योंकि प्रिंटे तो वो दोनों को ले आया, दोनों के डिफिनेशन को ले आया, ठीक है। अभी भी अगर अगर आप एग्जीक्यूट करोगे ना तो ये दोनों आपका चलेगा, सक्सेसफुल चलेगा। और इसमें आपको जो प्रिंट भी आने वाला है वो दोनों बेस क्लास के फंक्शन को आएंगे। वो तो हमने एक नया डेफिनेशन डाल दिया था, जो मैं डाटा हेडिंग को हमें बताना था कि अगर सेम 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 नेम रहे लेकिन अगर उसका सिग्नेचर चेंज रहे तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हम उसको डेटा एक अलग जो फंक्शन है उसको हम हाइड कर सकते हैं, लेकिन इस केस में तो हमारा हाइड नहीं होने वाला था। तो ये हम ये चीज बोल सकते हैं कि इफ द नेम इज द नेम ऑफ एन ओवरलोड मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, देन ऑल बेस क्लास functions with that name can be introduced into the derived class, ऐसा बोल सकते हैं। और अगला चीज क्या बोल सकते हैं कि इफ द डिराइव्ड क्लास ऑलरेडी हैज ए मेंबर विद द सेम नेम, जो हमारे पास हुआ प्रिंटे, ये जो हमने बताया, ये जो हमारा प्रिंटे है ये हमारा तो सेम नेम का था। अच्छा, इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया क्या, एक बार आपको दिखाना था ना, एग्जीक्यूट करके मैं दिखाता हूँ। आप देखोगे कि इसके अंदर बेस क्लास का ही आएगा जो हमने पिछला बात बताया, ठीक है। अब हम तीसरा जो हम बता रहे थे कि सेम नेम है, सेम नेम मतलब ये जो हमारा सेम नेम। अब इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हम इसके लिए बोल सकते हैं कि इफ द डिराइव्ड क्लास ऑलरेडी हैज ए मेंबर विद द सेम नेम, विद द सेम नेम मतलब प्रिंटे, प्रिंटे सेम नेम हमारा हो गया। और पैरामीटर लिस्ट, जो पैरामीटर लिस्ट हमारा कुछ भी नहीं है, मतलब आर्गुमेंट इज जीरो, जब ऐसा हो तब क्या होगा कि डिराइव्ड क्लास मेंबर हाइड्स, ये क्या किया, एक तरीके हाइडिंग तो किया। और दूसरा चीज जो हमने ओवरराइड बोला था, और ओवरराइड्स, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि डिराइव्ड क्लास मेंबर हाइड्स और ओवरराइड्स द मेंबर दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बेस क्लास। तो इसमें इंट्रोड्यूस क्या हुआ था, मेंबर प्रिंटे, तो प्रिंटे को इसने ओवरराइड कर दिया था। और हाइड किसको कर दिया था, जिसमें वन आर्गुमेंट था, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है यूजिंग कीवर्ड का क्लास डिक्लेरेशन के अंदर एक और यूज होता है। अब जाके हमारा क्लास डिक्लेरेशन जो चीज है वो हम यहाँ पे समझ समझ रहे हैं कि हमने सब सारा पॉइंट को कवर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज का वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम अपने आपको 5 टोटल हमने यूजेज बताए थे, 5 फीचर जो बताए थे कि यूजिंग कीवर्ड का, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं उसको कि यूजिंग डायरेक्टरी फॉर नेम स्पेस, ये हमने पढ़ लिया। यूजिंग डिक्लेरेशंस फॉर नेम स्पेस मेंबर, ये भी हमने पढ़ लिया। तीसरा जो दो दिनों में हमारा लेक्चर खत्म हुआ है वो है यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर क्लास मेंबर्स, ये भी हमने पढ़ लिया। इसके अंदर जो अगर फ्यूचर वाले जो इनहेरिटिंग कंस्ट्रक्टर इसमें भी यूज होते हैं, जो हमने आपको बताया था शुरुआत में कि C++11 के बाद चेंजेज हुए हैं, उसको हम एक अलग सेपरेट टॉपिक में पढ़ाएंगे जब हम सारा इनहेरिटेंस को हम कवर कर लेंगे और सारे क्लास ऑब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे, तब मैं एक बार फिर से ये चीज बताऊंगा कि उसके अंदर कैसे हम यूज करते हैं यूजिंग डिक्लेरेशन को, इनहेरिटिंग कंस्ट्रक्टर में कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे वो हमारा टाइप एलियास डिक्लेरेशन, जो फोर्थ वाला जो हमारा फीचर था उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद एलियास टेम्पलेट डिक्लेरेशन जो 5वां फीचर था हम उसको बताएंगे। उसके बाद हमारे पास एक इनम का भी आता है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं वो भी बता दूंगा उस लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय।